युद्ध के बाद जापान की सड़कों पर बिखरी हुई जिंदगियां और टूटे हुए सपने ही बचे थे। निराशा और भुखमरी हर जगह फैली हुई थी। एक पूरी कौम हार चुकी थी। बहुत सारे सवालों और उम्मीदों के साथ वे फिर से अपनी जिंदगी बनाने की कोशिश कर रहे थे। हमारे कहानी के नायक कोइची शिकीशिमा एक कामिकाजी पायलट थे, लेकिन अपने आखिरी मिशन में डर के मारे पीछे हट जाने का अपराध बोध उन्हें जिंदगी भर सताता रहा। ये अपराध बोध कि उनकी वजह से उनके साथी मारे गए, एक परछाई की तरह उनका पीछा करता रहा। जब वो घर लौटे तो उन्होंने टोक्यो शहर को एक खंडहर के रूप में देखा। वहाँ उनका इंतजार करने वाला कोई नहीं था। इसी दुख के बीच उनकी मुलाकात नोरिको नाम की एक युवा महिला से हुई। वो अकियो नाम की एक अनाथ बच्ची की देखभाल कर रही थी जो युद्ध में अनाथ हो गई थी। अपने परिवार को खो चुके ये तीनों एक दूसरे के लिए सहारा बन गए। उन्होंने मिलकर एक नई जिंदगी शुरू की। जीवन चलाने के लिए संघर्ष कर रहे जापानी लोगों को फिर से एक नए खतरे ने डरा दिया जो समुद्र की गहराई से उठा था। ऐसा कुछ जिससे दुनिया में पहले कोई परिचित नहीं था। ये एक तूफान की तरह था। जब मछुआरे मछली पकड़ने गए तो उन्होंने डरावने दृश्य देखे। समुद्र में मछलियां मरी हुई थीं। उनके शरीर से एक रहस्यमय रेडिएशन निकल रहा था। वे डर भरी आंखों से उन दृश्यों को देखते रहे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तटीय निवासियों ने इस भयानक घटना का एक नाम रखा, गॉडजिला। पहले अधिकारियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो सोचते थे कि ये एक सामान्य समुद्री जीव है जो इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। अमेरिकी परमाणु परीक्षणों ने उस जीव के रूप, स्वभाव और शक्तियों को पूरी तरह से बदल दिया था। परमाणु रेडिएशन से प्रभावित होकर एक राक्षस बन चुके गॉडजिला का शरीर और बड़ा हो गया था और उसकी त्वचा मोटी हो गई थी। उसकी पीठ पर तेज गर्म एनर्जी से चमकते हुए नुकीले शूल उगाए थे। सबसे डरावनी बात थी उसकी पुनर्योजनी क्षमता, जो उसे कुछ ही पल में चोटों से उभरने की शक्ति देती थी। समुद्र की गहराई से एक भयानक गर्जना गूंजी, एक गड़गड़ाहट जिसने समुद्र को चीर दिया और आत्मा को हिला दिया। उसे सुनकर समुद्र के जीव डर से दिशाहीन होकर भागने लगे। किनारे पर जब वो आवाज कानों में चुभी तो इंसानों की धड़कनें रुक गईं। युद्ध के दुख से उबर न पाने वाले टूटे हुए शहरों में भुखमरी और दुख में जी रहे लोगों के लिए वो चीख उनकी सारी पीड़ा और लाचारी की याद दिला रही थी। एक और बुरा सपना सच हो रहा था। एक भयानक राक्षस उन्हें पूरी तरह से खत्म करने के लिए समुद्र से बाहर आ रहा था। अपने अतीत की असफलताओं के कारण खुद से नफरत करने वाले पायलट शिकीशिमा को एक असली योद्धा बनने का मौका मिला। अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए उसने कायरता को छोड़ दिया और अपने साथियों के साथ इस राक्षस के खिलाफ लड़ने की तैयारी की, अपने नए परिवार और प्रेमिका को बचाने के लिए। आखिरकार वो त्रासदी हो गई। गॉडजिला टोक्यो शहर में घुस आया। उसका हर कदम एक भूकंप जैसा था। हजारों इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गईं। पूरे शहर में डर की चीखें भर गईं। छिपने की जगह न होने पर लोग तितर बितर हो गए। डरी हुई भीड़ के बीच शिकीशिमा अपने प्रियजनों को कसकर पकड़कर खड़ा था। शायद उसके मन में ये उम्मीद थी कि ये त्रासदी भी गुजर जाएगी, लेकिन गॉडजिला की अगली चाल ने सारी उम्मीदें तोड़ दी। उसकी पीठ पर लगे शूल नीली रोशनी से चमके। उसके मुंह से एक ऊर्जा किरण यानी एटॉमिक ब्रीथ, एक आग की लपट की तरह निकली। जहां वो किरण गिरी वहां इंसान और इमारतें पल भर में राख बनकर हवा में घुल गईं। उस पल उसे लगा कि उसकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद भी मर गई है। अगर युद्ध ने उसे सिर्फ दुख दिया था तो गॉडजिला ने उसकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद छीन ली थी। उसके अंदर का दर्द एक बदले की आग में बदल गया। अकेलेपन और दुख के बोझ ने उसे पागल कर दिया। ये जानकर कि इस दुनिया में उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, उसने अपने प्रियजनों की मौत के जिम्मेदार गॉडजिला से बदला लेने का फैसला किया। वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई के लिए तैयार हो गया। ये सिर्फ शिकीशिमा की लड़ाई नहीं थी, ये एक टूटी हुई कौम की लड़ाई थी। उनका लक्ष्य सिर्फ गॉडजिला को हराना नहीं था, बल्कि एक कौम के रूप में एकजुट होकर जीना और आगे बढ़ना था। जब सारी उम्मीदें खत्म हो गईं और सिर्फ अंधेरा बचा तो उन्होंने गॉडजिला का सामना करने के लिए एक आखिरी रणनीति बनाई। ये एक आत्मघाती मिशन था जिसमें सफलता की 1% भी संभावना नहीं थी। इसकी सफलता एक व्यक्ति के हाथों में थी, शिकीशिमा। युद्ध में बची हुई तलवारें और गोलियां जो एक मच्छर को नहीं मार सकती थीं, ये जानकर कि उनके पास सेना या आधुनिक हथियार नहीं है, उन्होंने सामूहिक बुद्धि और जीने के दृढ़ निश्चय का सहारा लिया। उन्होंने युद्धपोतों के मलबे और पुराने विमानों का इस्तेमाल करके एक नई सेना बनाई। गॉडजिला को मारने के लिए उन्होंने एक अजीब रणनीति अपनाई। उन्होंने गॉडजिला की सबसे बड़ी ताकत यानी उसकी पुनर्योजनी क्षमता को ही उसकी कमजोरी में बदलने का फैसला किया। इस रणनीति के 2 मुख्य चरण थे। सबसे पहले उन्होंने एक पुराने युद्धपोत ताकाओं का उपयोग करके गॉडजिला को गहरे समुद्र में लुभाना। अपनी जान जोखिम में डालकर ताकाओं के नाविकों ने गॉडजिला को शहर से दूर समुद्र में ले गए। जब ये मिशन सफल हुआ तो उन्होंने गॉडजिला को समुद्र की गहराई में डुबोने के लिए विशेष बमों का इस्तेमाल किया। समुद्र की गहराई में एक पहाड़ को भी तोड़ने की क्षमता वाला अत्यधिक दबाव था
उन्होंने गणना की कि इस दबाव को गॉडजिला का शरीर सहन नहीं कर पाएगा और वो टूट जाएगा। इसी बीच अगर गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रीथ का इस्तेमाल करने की कोशिश करता तो शिकीशिमा एक पुराने विमान का उपयोग करके उसे रोकने के लिए तैयार था। आखिरकार उस भयानक लड़ाई में उन्होंने गॉडजिला को हरा दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। गॉडजिला का एक हिस्सा समुद्र के नीचे पूरी तरह से नष्ट किए बिना पड़ा था। फिल्म संकेत देती है कि उसके फिर से बढ़ने की संभावना है। फिल्म हमें याद दिलाती है कि डर पूरी तरह से खत्म नहीं होता और वो किसी भी पल फिर से वापस आ सकता है। गॉडजिला -1 ने हॉलीवुड फिल्म के बजट के एक बहुत छोटे हिस्से का उपयोग करके हमें दुनिया का सबसे बढ़िया विजुअल एक्सपीरियंस दिया। इस फिल्म को ऑस्कर मिलना कोई हैरानी की बात नहीं है। एक छोटे से समूह ने गॉडजिला की हर हरकत में डर और वजन को सटीक रूप से दिखाया, खासकर जब वो अपनी एटॉमिक ब्रीथ का इस्तेमाल करता है। ये सिर्फ एक कंप्यूटर ग्राफिक्स नहीं था, बल्कि उन्होंने उस भयानक माहौल को हूबहू बनाया जो एक भयानक जीव अपनी सबसे बड़ी शक्ति का इस्तेमाल करते समय बनाता है। हर फ्रेम में उन्होंने जो बारीकी और प्रतिभा दिखाई, उसने इस फिल्म को एक टेक्निकल चमत्कार बना दिया। गॉडजिला -1 एक फिल्म से बढ़कर एक अनुभव है। यह अस्तित्व, आशा और प्रेम की कहानी है। ये फिल्म गॉडजिला के प्रतीक के माध्यम से एक टूटी हुई कौम के मन और उसकी पीड़ा को हमारे सामने प्रस्तुत करती है। यदि आप एक फिल्म प्रेमी हैं, तो ये एक ऐसी फिल्म है जिसे आपको निश्चित रूप से देखना चाहिए। इस फिल्म के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और फिल्मों के बारे में जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।